नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का। सुबह-सुबह इतने सारे लोग जाकर लाइव आ चुके हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना जीएस स्पेशल का नया बैच जीएस 14 बैच और साथ में हम शुरू कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ का बैच। तो जैसा कि जो ईपीएफओ वाले स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि आपके एग्जाम में जीएस का पार्ट भी आएगा। तो जो ईपीएफओ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस बैच में जीएस के साथ-साथ और भी जो सब्जेक्ट्स उनके एग्जाम में करवाए जाएंगे या जो पूछे जाएंगे वो आपको करवाए जाएंगे। बाकी जो सारे के सारे जीएस पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं उन लोगों के लिए ये केवल और केवल जीएस का बैच रहेगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक सुमन, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं और हर महीने हमारा एक जीएस का बैच आता है, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हर महीने के हिसाब से इस महीने का जो बैच है ये जीएस 14 बैच है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे लाइव नज़र आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके बैच का पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, दिस इज लाइव क्लास और आज 24 फरवरी है, आप जानते हैं दिस इज 24 ऑफ फेब 2020, 24 फरवरी 2020 और समय हो चुका है लगभग 8:20। और दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो जीएस होती है, जो जनरल स्टडीज होती है, वो कई सारे सब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है और इसी में एक पार्ट होता है हिस्ट्री का भी, इंडियन हिस्ट्री का भी, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जी देखिए, सब लोगों के यहाँ पर नाम लेना पॉसिबल नहीं है, अगर मैं नाम लूंगा है ना तो इस पूरे जो सवा घंटे की क्लास है उसमें मैं नाम ही लेते रह जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। ईपीएफओ का क्लास है या जीके का, मेरे भाई मैंने आपको बताया ना जो ईपीएफओ की का एग्जाम देने वाले हैं उनको भी जीएस पढ़ना है और जीएस के अलावा उनको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो जो ईपीएफओ में जो जीएस पार्ट है वो आप इसी बैच में पढ़ेंगे, ईपीएफओ का जो जीएस पार्ट है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपको सेपरेटली अलग से करवाए जाएंगे जो ईपीएफओ के बैच में एनरोल है। और जो केवल और केवल जीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको केवल और केवल जीएस करवाई जाएगी। जिन लोगों को कॉल पर बात करनी है, ठीक है, वो लोग जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है करियर विल के, उन पर आप फोन करके जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी है चीज़ वो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। यूपीएसआई का बैच कब आएगा? जी, जब यूपीएसआई के फॉर्म्स आएंगे उसके बाद यूपीएसआई का बैच भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और पहला दिन है आज, ये पहला ही डे है आपके बैच का। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानकारी जो है वो गैदर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। चलिए जी दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में या इतिहास के बारे में। और इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जी हाँ, ये जो बैच है वो आपके सारे के सारे एग्जामिनेशंस में, देखिए भाई, अगर आप ईपीएफओ का पेपर दें या आप स्टेट पीसीएस का पेपर दें या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर दें, चाहे आप एसएससी का पेपर दें, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दें, आप जिस भी वनडे एग्जामिनेशन को देंगे उसमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसमें जीएस आएगी, ठीक है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो भाई हिस्ट्री तो जेनरिक है, हिस्ट्री तो हर एग्जाम के लिए ही क्या है, सेम है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लगा दो एक बार, मैं बता देता हूँ, यानी उसकी नहीं, रहने दो रहने दो। जी हाँ बिल्कुल, आपको जो क्या नाम है, जी हाँ, मेरे को बिल्कुल अच्छे से मालूम है जो ईपीएफओ का एग्जाम है उसमें केवल और केवल आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, आपको केवल वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा, उससे एक भी चीज़ फालतू आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। और बाकी जो जीएस स्पेशल वाले हैं उनको पूरी हिस्ट्री समझाई जाएगी, उनको पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी तो हम केवल और केवल है ना ये डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि इतिहास होता क्या है, बेसिकली हिस्ट्री क्या है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने जैसे ही यहाँ पर लिखा हिस्ट्री या इतिहास, तो हमें सबसे पहले तो ये बात समझ में आई कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अतीत के बारे में पढ़ने वाले हैं या पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। नोट्स कैसे मिलेगा भाई, जैसे आपको बैच मिला ना एप्लीकेशन से, बिल्कुल ऐसे ही आपको एप्लीकेशन से नोट्स भी मिल जाएंगे। जी चलिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा हिस्ट्री या इतिहास, तो हमें सबसे पहली बात क्या समझ में आई कि हम इसमें अपने पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम अपने अतीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है, एक टेक्स्ट है और एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं। ऐसे ही टेक्स्ट को या इसी जानकारी देने वाले ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन अहम सवाल ये होता है कि क्या अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं हिस्ट्री होती है, इतिहास होती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई है, जो डेफिनेटली हुई है, जिनके होने के हमारे पास क्या है, प्रमाण है, हमारे पास सोर्सेज है, हमारे पास स्रोत है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो शब्द है हिस्ट्री, ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, एक यूनानी शब्द से। एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है जो क्या है, हिस्टोरिया। एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से ही डिराइव हुआ है हिस्ट्री शब्द। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, हिस्टोरिया का मतलब होता है द इन्फॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है या हमें जो भी जानकारी मिलती है उसी को हम ग्रीक लैंग्वेज में, उसी को हम यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, हिस्टोरिया कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक यूनानी पर्सन, एक यूनानी व्यक्ति ही था जिसका नाम था हेरोडोटस। एक यूनानी पर्सन हेरोडोटस ने ही सबसे पहले एक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। हम सब जानते हैं इसकी पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। एक यूनानी पर्सन हेरोडोटस ने ही सबसे पहले हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर सबसे पहले अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। और क्योंकि हम सब जानते हैं सबसे पहले ये काम हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हिस्ट्री, इतिहास वो ग्रंथ है जो अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो डेफिनेटली हुई है या जो निश्चित तौर पर घटित हुई है, जिनके होने के हमारे पास क्या है,
सोर्सेज या स्रोत, और वो सोर्सेज जिनसे हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखेंगे वो सोर्सेज कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, जिन्हें आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत। या तो वो क्या होंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे या पुरातात्विक स्रोत होंगे। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करें तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं किन किन चीजों को, फॉसिल्स को या अवशेषों को, मॉन्यूमेंट्स या स्मारकों को, इंस्क्रिप्शंस या अभिलेखों को, कॉइन्स या सिक्के, और स्टैचूज या मूर्तियां। कहने का मतलब, अगर अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है, अगर पास्ट में कुछ भी हुआ है और उसके होने के हमारे पास इन सारी के सारी चीजों में से कोई भी एक चीज मौजूद है, तो आप उसे उस घटना का आर्कियोलॉजिकल सोर्स कह सकते हैं या पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं अवशेषों की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब खुदाई करके जमीन के नीचे से अलग अलग फॉसिल्स मिले, अलग अलग अवशेष मिले, तो उन्हीं से हमें क्या मिली, बहुत सारी जानकारियां मिली जो क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं, ऐसे बहुत सारे स्मारक है जो अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे हम सब जानते हैं आगरा का ताजमहल, आगरा में ही आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये सारे के सारे वो मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमें जानकारी देते हैं। कंटिन्यू डेली हिस्ट्री का क्लास होगा ना? जी नहीं भैया, जीएस का बैच है तो इसमें है ना डेली हिस्ट्री का क्लास नहीं होगा। हिस्ट्री का क्लास डेली अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमारे पास हिस्ट्री स्पेशल बैच है, तो आप हिस्ट्री स्पेशल बैच में आ सकते हैं अगर आपको डेली ही हिस्ट्री पढ़ना है तो। बाकी तो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ चलेंगे। हड़प्पा विच रिवर लोकेटेड, हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला था मेरे भाई। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें, अभिलेखों की अगर हम बात करें, तो हम सब जानते हैं पत्थरों पर, मेटल्स पर, लकड़ियों पर, रॉक्स पर, केव्स में लिखी हुई जितनी भी स्क्रिप्ट है या जितने भी लेख हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख कहा जाता है। और भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख माने जाते हैं, जिन्हें सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके अलावा सिक्के, हम सब जानते हैं कि अलग अलग काल में, अलग अलग शासकों के शासनकाल में अलग अलग प्रकार के कॉइन्स चलवाए गए जो हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में, अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में। और इसके अलावा वो स्टैचूज, वो मूर्तियां जो हमें बताती हैं किसके बारे में, पास्ट के बारे में। कहने का मतलब इतिहास को जानने का क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है या पुरातात्विक स्रोत है। जी हाँ बिल्कुल, ईपीएफओ के एग्जाम में केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री ही है। हम है ना इस बैच में मॉडर्न हिस्ट्री से ही पढ़ना शुरू करेंगे, टेंशन बिल्कुल ना लें। लेकिन अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी तो मैं केवल और केवल आपको ये अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली हिस्ट्री, इतिहास है क्या एग्जैक्टली। दूसरे प्रकार के जो सोर्सेज होते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेज, वो कहलाते हैं साहित्यिक स्रोत। और अगर लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करें तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये रिलीजियस होंगे, धार्मिक, या फिर ये नॉन रिलीजियस होंगे, गैर धार्मिक। अगर हम रिलीजियस सोर्सेज के बारे में बात करें, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, हिस्ट्री को पढ़ने के हमारे पास 3 फेजेस हैं। जो ईपीएफओ के स्टूडेंट हैं वो केवल और केवल वो पढ़ेंगे जो उनके सिलेबस में है, दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। वो केवल और केवल वही टॉपिक पढ़ेंगे जो उनके एग्जाम में आना है, ठीक है। जो जीएस स्पेशल वाले लोग हैं वो हिस्ट्री पढ़ेंगे जो सारे के सारे वनडे एग्जामिनेशंस के लिए क्या होती है, कारगर होती है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से, तो आप हिस्ट्री स्पेशल बैच में आए जहां पर आपको पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। अब वो डिपेंड करता है आप पर कि आपको कितने की आवश्यकता है। जितने की आपको आवश्यकता है आप है ना उस हिसाब से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। जी, दूसरे प्रकार के हमारे पास होते हैं लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत, जो रिलीजियस भी हो सकते हैं और नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं। अगर हम रिलीजियस के बारे में बात करें, अगर हम धार्मिक के बारे में बात करें, तो हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम सब जानते हैं रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सारे के सारे वो रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज हैं जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन रिलीजियस या गैर धार्मिक की, तो हमारे पास है चाणक्य का अर्थशास्त्र, हमारे पास है मेगास्थनीज की इंडिका, हमारे पास है पतंजलि का महाभाष्य, हमारे पास है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, हमारे पास है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सारी की सारी वो पुस्तकें हैं जो गैर धार्मिक है लेकिन जानकारी देते हैं किसके बारे में, अतीत के बारे में। इसके बाद तीसरे प्रकार के जो सोर्सेज हैं वो कहलाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, या विदेशी यात्रियों का विवरण। एंशिएंट टाइम से ही, अतीत काल से ही हमारे देश में कई सारे विदेशी ट्रैवलर्स या विदेशी जो यात्री हैं वो भारत आए, जिन्होंने भारत में आकर कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद वो यहाँ से वापस लौटे, और यहाँ से वापस लौटकर उन्होंने जमकर बखान किया किसके बारे में, इंडिया के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में। हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। हम सब जानते हैं गुप्त काल का सबसे महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन सांग नाम का एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता नाम का प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री मोरक्को से भारत आया। ये सारे के सारे वो
विदेशी यात्री हैं जिन्होंने आकर भारत में कुछ टाइम स्पेंड किया है और जमकर डिस्क्राइब किया है, बखान किया है किसके बारे में? इंडिया के बारे में। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर पास्ट में कोई भी घटना घटित हुई है, अगर अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है और वो घटना इन तीनों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी से खरी उतर जाती है, तो दैट कैन बी नोन एज हिस्ट्री। तो आप उसे क्या कह सकते हैं? हिस्ट्री या इतिहास कह सकते हैं। लेकिन अगर पास्ट में कुछ भी घटित हुआ, अगर अतीत में कुछ भी हुआ, लेकिन उसके होने के हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है, हिस्ट्री स्पेशल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ईपीएफओ के लिए पढ़ना है, तो केवल और केवल इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ाया जाएगा। वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, तो आपको वो जीएस स्पेशल में विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके बाद हम बात करते हैं उस हिस्ट्री के बारे में जो आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए पढ़नी है। ध्यान रखेंगे, अगर आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वनडे एग्जामिनेशन में केवल और केवल इंडियन हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, भारत का इतिहास आपसे पूछा जाता है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूड नहीं होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री केवल नेट जेआरएफ में आपसे कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो उसमें आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पूछे जाएंगे, या फिर अगर आप यूपीएससी हिस्ट्री से ही मेन से दे रहे हैं तो आपसे कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री की चीजें पूछी जा सकती हैं। अदरवाइज सारे के सारे वनडे एग्जामिनेशन में केवल आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए क्या होता है? इंडियन हिस्ट्री होता है और या भारतीय इतिहास होता है। लेकिन इसमें से ईपीएफओ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना पार्ट है, उन्हें क्या पढ़ना है, ये अभी मैं ड्यूरिंग क्लास आपको डिस्कस कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। जी, सबसे पहले तो ये समझेंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला मेजर पार्ट होता है एंशिएंट इंडिया, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्राचीन भारत। जी, इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 मेजर पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पहला मेजर पार्ट होता है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। दूसरा होता है मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत, और तीसरा मेजर पार्ट होता है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। इन 3 मेजर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है किसे? इंडियन हिस्ट्री को या भारतीय इतिहास को। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, और ये तीनों पीरियड्स के हिसाब से, अलग अलग काल के हिसाब से क्या कर दिए गए हैं? डिवाइड कर दिए गए हैं। अगर हम इन तीनों हिस्ट्रीज को आपस में कंपेयर करें तो इनमें जो सबसे ज्यादा लंबा पीरियड रहा, जो सबसे लंबा काल रहा, वो किसका रहा? एंशिएंट इंडिया का या प्राचीन भारत का। और अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। सेकंड इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जो हिंदी में कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। एंशिएंट इंडिया को, प्राचीन भारत को हमने फर्दर 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। और दोस्तों ध्यान में रखेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड, तीनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, ये वो समय है, ये वो काल है जिसके हमारे पास फॉसिल्स हैं, अवशेष है, लेकिन हमारे पास कोई भी लिखित जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई भी रिटन सोर्स नहीं है। कहने का मतलब ये कि उस समय मनुष्य के अंदर कोई सिविलाइजेशन या कोई सभ्यता नहीं थी और उसने पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया था। लेकिन अगर हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये वो पीरियड है जिसके हमारे पास फॉसिल्स भी हैं, अवशेष भी हैं, और रिटन सोर्सेज भी हैं, लिखित जानकारी भी है। और जितनी भी लिखित जानकारी हमारे पास है उन्हें अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका है, उन्हें पढ़ने में अभी तक भी सफलता हासिल नहीं की जा सकी है। कहने का मतलब मनुष्य ने पढ़ना लिखना शुरू कर लिया था, मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार कर लिया था, लेकिन उसने क्या कन्वे करने की कोशिश की या उसने क्या लिखा, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। दैट पीरियड इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और अगर हम हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये वो पीरियड है जिसके हमारे पास फॉसिल्स भी हैं, अवशेष भी हैं, और साथ में रिटन सोर्सेज या लिखित जानकारी भी है। और जितनी भी लिखित जानकारी हमें मिली है वो सारी की सारी पढ़ ली गई है। दैट इज नोन एज हिस्टोरिक पीरियड। उसी को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं।
लेकिन अगर आप इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करें तो इसमें सबसे लंबा जो पीरियड रहा वो किसका रहा? प्री हिस्टोरिक पीरियड का। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला होता है स्टोन एज, जिसे कहते हैं पाषाण युग, और दूसरा होता है कॉपर एज, जिसे हिंदी में आप कहते हैं ताम्र युग। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस युग में, जिस एज में मनुष्य केवल और केवल स्टोन्स का, पत्थरों का या पाषाणों का इस्तेमाल किया करता था, उसी पीरियड को हमने स्टोन एज कहा है। लेकिन हम सब जानते हैं मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहले किस मेटल का आविष्कार किया? कॉपर या तांबा। और जैसे ही उसने पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वी एंटर्ड इनटू कॉपर एज। तो हम प्रवेश कर गए किसमें? ताम्र युग में या कॉपर एज में। इसके बाद अगर इन दोनों एजेस को आपस में कंपेयर करें तो इनमें सबसे लंबी एज कौन सी रही? स्टोन एज या पाषाण युग। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला पीरियड कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है मेसोलिथिक पीरियड, जो है मध्य पाषाण काल। और तीसरा होता है नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। तीनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले समझेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल ये वो समय है जिस पीरियड में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था, लेकिन अभी तक उसे आग का इस्तेमाल करना नहीं आया था। उस समय मनुष्य ने पत्थरों से, पाषाणों से ही बड़े बड़े औजार बनाए और जानवरों का शिकार करना शुरू किया। कहने का मतलब मैन यूज्ड टू बी अ हंटर दैट टाइम। मनुष्य उस समय एक शिकारी हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब मानव दिमाग का विकास हुआ, जब धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट हुई, तो हम सब जानते हैं उसने पशुपालन की शुरुआत की। ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। और जब उसने पशुओं को पालना शुरू किया, वी एंटर्ड इनटू मेसोलिथिक पीरियड। तो हम किस में प्रवेश कर गए? मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल में। और ध्यान रखेंगे, द पीरियड इन विच मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, और वो समय जिसमें मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की, तो बस वही पीरियड क्या कहलाता है? नियोलिथिक पीरियड कहलाता है या नव पाषाण काल कहलाता है। चलिए दोबारा से समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत के इतिहास को हमने तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है: एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जिसमें से अकेले एंशिएंट इंडिया को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। कहने का मतलब जिस काल के हमारे पास केवल फॉसिल्स है, केवल अवशेष है, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं, लेकिन कोई भी लिखित जानकारी नहीं, दैट पीरियड इज नोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसी को हमने क्या कहा? प्रागैतिहासिक काल कहा। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, ये वो समय है जिसके हमारे पास क्या है? फॉसिल्स भी है और साथ में रिटन सोर्सेज भी है। और जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं उन सबको पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली गई है। हाँ, लेकिन उनको पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई, दैट इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन वो पीरियड जिसके हमारे पास फॉसिल्स भी हैं और रिटन सोर्सेज भी, और सारे रिटन सोर्स पढ़ लिए गए हैं, दैट इज नोन एज हिस्टोरिक पीरियड। अब मैंने कहा प्री हिस्टोरिक पीरियड को दो एज में डिवाइड कर दिया है: स्टोन एज और कॉपर एज। स्टोन एज वो एज है जिसमें केवल मनुष्य स्टोन्स या पत्थरों का इस्तेमाल करता था, लेकिन कॉपर एज वो एज है जिसमें मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का या धातु का भी इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अगर हम कॉपर स्टोन एज की बात करें तो इसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। और सिंपल सी बात है, पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मनुष्य शिकारी हुआ करता था, जानवरों का शिकार किया करता था। अगर मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो ये वो पीरियड है जिसमें मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन या पशुपालन की शुरुआत की, और जिस समय में मनुष्य ने कृषि, एग्रीकल्चर शुरू किया, दैट इज नोन एज नियोलिथिक पीरियड। उसी को क्या कहा गया? नव पाषाण काल कहा गया। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम सब जानते हैं इतिहास बिल्कुल अधूरा है जब तक हम इसमें इस्तेमाल ना करेंगे इसका, डेट्स का या तारीखों का। हमें तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी। हमें ये तो पता चल रहा है कि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली कितनी पुरानी बात कर रहे हैं ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम यहाँ पर तारीखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे और ये समझेंगे कि हम हिस्ट्री में तारीखों का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सब जानते हैं कि आज कौन सा वर्ष चल रहा है? अभी चल रहा है वर्ष 2020। आप सब जानते हैं अभी वर्ष 2020 चल रहा है। और क्योंकि हमें हिस्ट्री पढ़नी है, इसीलिए ना तो हम आज की बात करेंगे ना ही आने वाले कल के बारे में बात करेंगे। हम तो केवल और केवल किसके बारे में बात करेंगे? अतीत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये जो 2020 हम कह रहे हैं, ये किस कैलेंडर के अनुसार कह रहे हैं? दिस कैलेंडर इज नोन एज ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं क्योंकि ईसाइयों के ही एक पोप हुए जिनका नाम था पोप ग्रेगोरी, और उन्हीं पोप ग्रेगोरी ने अपने नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की। और ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत का जो आधार था वो किसे माना? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म को। कहने का मतलब ध्यान रखेंगे, अगर आज 2020 चल रहा है तो हमें बैक जाना है। कभी 1000 ईस्वी भी होगा ऑब्वियसली, कभी 500 भी होगा, कभी 100 भी होगा और कभी 0 भी होगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि बस यही जो 0 है, यहीं पर जन्म हुआ था किसका? जीसस क्राइस्ट का। और हम सब जानते हैं ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ? इजराइल की राजधानी जेरूशलेम के बैतलेहम
नामक स्थान पर ही जन्म हुआ था किसका? जीसस क्राइस्ट का। 2020 से लेके हम बैक चले गए कहां तक? जीसस क्राइस्ट के जन्म तक, क्योंकि हम सब जानते हैं ईसाइयों का ही कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर माना जाता है, जिसको हम ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इसके बाद जीसस क्राइस्ट, ऐसा तो नहीं कि अगर जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था तो दुनिया नहीं थी, जी बिल्कुल थी, और वही घटनाएं और वही चीजें जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले एग्जिस्ट किया करती थी, उन्हीं को आप किससे डिनोट करेंगे? उन्हीं को आप डिनोट करेंगे बीसी से। और हम सब जानते हैं बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, जिसको आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं? ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? ध्यान रखेंगे ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, तो आप उसको क्या लिखेंगे? बीसी 100 या 100 बीसी। ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, तो आप उसको क्या लिखेंगे? 500 बीसी। ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, आप उसको क्या लिखेंगे? 1000 बीसी। ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, आप उसे क्या लिखेंगे? 2500 बीसी। और ईसा मसीह के जन्म से अनिश्चित साल पहले, इनफाइनाइट बीसी। कहने का मतलब दोस्तों, जो भारत का इतिहास है, जो इंडियन हिस्ट्री है, वो तो एक अननोन पीरियड से ही शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है इतिहास यहाँ से शुरू होगा, और जब इतिहास यहाँ से शुरू होगा तो हम यहाँ से घटनाओं को पढ़ना शुरू करेंगे और पहुंचेंगे कहाँ तक? जीसस क्राइस्ट के बर्थ तक या ईसा मसीह के जन्म तक। और आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जब हम ईसा मसीह के जन्म तक पहुंचेंगे तो यहाँ पर सारी की सारी जो तारीखें होंगी, जो डेट्स होंगी, वो बढ़ेंगी नहीं, बल्कि क्या होंगी? डिक्रीज होंगी, वो घटेंगी। क्योंकि मैंने ये कोई तारीख नहीं लिखी है, मैं तो केवल और केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ईसा मसीह का जन्म होने में जब 2500 साल बाकी थे, जब 2500 साल बाकी थे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता अपने परिपक्व चरण में थी। जब ईसा मसीह के जन्म को होने में बचे 1500 साल, तो हमारे देश में आगमन हुआ किसका? आर्यंस का, आर्यों का। जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 563 साल बाकी थे, कहने का मतलब 563 बीसी, तो हम सब जानते हैं जन्म हुआ किसका? गौतम बुद्ध का। और जब ईसा मसीह को जन्म लेने में बचे 483 साल, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। कहने का मतलब जब हम गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व। कहने का मतलब गौतम बुद्ध कितनी वर्ष की आयु में मरे? 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष तक जीवित रहे। भाई 483 से 563 तक जाए या 563 से 483 तक जाए, आप सब जानते हैं कि ट्रेवल तो केवल कितना करना है? 80 करना है। लेकिन जैसे ही हम जीरो पर पहुंचेंगे, यहीं पर जन्म होगा किसका? जीसस क्राइस्ट का। लेकिन जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, दोस्तों ध्यान रखेंगे, उस वर्ष को हम जीरो ईयर नहीं बल्कि क्या बोलेंगे? एडी बोलेंगे। और हम सब जानते हैं एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो किस भाषा का शब्द है? इट्स अ लैटिन वर्ड, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और ध्यान रखेंगे लैटिन भाषा में ही एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? द ईयर इन विच लॉर्ड क्राइस्ट बॉर्न। वो वर्ष जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एनो डोमिनी कहते हैं। और ध्यान रखेंगे इसी को आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? सीई, दैट इज कॉमन एरा। और इसी को आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं? ईसवी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको इंग्लिश में सीई लिख सकते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसे लिख सकते हैं बीसीई या बिफोर कॉमन एरा। और आप देख सकते हैं जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा, तो बस हम उसी को कौन सा वर्ष मान लेंगे? पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, 100, 500, 1000। अब हम कहाँ पहुंच गए? 2020 में। कहने का मतलब अब तारीखें घटेंगी नहीं बल्कि क्या होंगी? बढ़ेंगी। कहने का मतलब अब सारी की सारी डेट चलेंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बीसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और जब हम ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात पढ़ते हैं तो उसमें तारीखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों चलती हैं, घटती क्यों है, और जब हम ईसवी में चलते हैं, एनोडोमिनी में चलते हैं या कॉमन एरा में चलते हैं, तो तारीखें घटने की बजाय बढ़ती क्यों है। तो अब आई होप कि आपको तारीखों का इस्तेमाल करना आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने जितने भी पीरियड्स लिखे हैं, अब उन सभी में हम क्या करेंगे? तारीखें डालना शुरू करेंगे। जी, यहाँ पर जितने भी पीरियड लिखे हैं, यहाँ पर हमने जितने भी पीरियड लिखे हैं, इन सब में सबसे जो पुराना पीरियड है वो आप जानते हैं कौन सा होगा? पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। तो कहने का मतलब अननोन पीरियड से लेकर 8000 बीसी तक का ही जो पीरियड है, आप उसे क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। इसके बाद 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक का जो पीरियड है, दैट इज नोन एज मेसोलिथिक पीरियड, वो है मध्य पाषाण काल। इसके बाद नियोलिथिक पीरियड
4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का जो पीरियड है दैट इज नोन एज नियोलिथिक पीरियड। इसी को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब हम नियोलिथिक पीरियड में थे, जब हम नवपाषाण काल में थे, अगर आप बात करें नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल की, तो ध्यान रखेंगे जब आप नियोलिथिक पीरियड में थे या जब ईसा मसीह के जन्म होने में लगभग 3000 साल बाकी थे, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहली धातु का आविष्कार किया, दैट इज कॉपर। जो कौन सी थी? तांबा। और मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करना भी क्या कर दिया? शुरू कर दिया। कहने का मतलब लगभग 3000 बीसी से लेके लगभग 2000 बीसी तक का ही जो पीरियड है दैट इज नोन एज कॉपर एज। उसी को क्या कहा गया? ताम्र युग कहा गया। इसके बाद जब ईसा मसीह का जन्म होने में बाकी थे 2500 वर्ष या 2500 बीसी, जब ईसा मसीह का जन्म होने में बाकी थे 2500 वर्ष या 2500 साल, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मैन इन्वेंटेड स्क्रिप्ट्स। तो मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार किया, उसने लिपियां बनाई और उसने लिखना शुरू किया। और हम सब जानते हैं जैसे ही उसने लिखना शुरू किया तो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड से कहां पहुंच गए? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। कहने का मतलब मनुष्य के अंदर क्या आ चुकी थी? सिविलाइजेशन आ चुकी थी या सभ्यता आ चुकी थी। और ध्यान रखेंगे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में एंट्री हमने की, और इसी में हम पढ़ेंगे अपने देश की सबसे पहली दो सिविलाइजेशन के बारे में। जो सबसे पहली है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, जो अपने मैच्योर्ड पीरियड में, परिपक्व चरण में 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रही। और 750 साल के बाद ये पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन थी, ये जो पूरी की पूरी सभ्यता थी, वो क्या हो गई? बाढ़ आ जाने की वजह से समाप्त हो गई। और इसके 250 साल के बाद हमारे देश में आगमन हुआ आर्यंस का या आर्यों का, जिन्होंने हमारे देश की दूसरी सिविलाइजेशन शुरू की, विच इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता, जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चली। कहने का मतलब 900 साल का पीरियड। इस 750 साल के पीरियड में सिंधु घाटी की सभ्यता है, इस 900 साल के पीरियड में वैदिक सभ्यता है। ये दो हमारे देश की सबसे पहली सिविलाइजेशन है। लेकिन ध्यान रखेंगे जैसे ही हम पहुंचे 600 बीसी में, या जब ईसा मसीह का जन्म होने में 600 साल बाकी थे, तो बस उसी के बाद से जितनी भी लिपियां लिखी गई या जितने भी स्क्रिप्ट्स या जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले, तो इसके बाद की जितनी भी लिखित जानकारी हमारे पास है उन सबको पढ़ने में सफलता हासिल कर ली गई। कहने का मतलब वी एंटर्ड इनटू हिस्टोरी पीरियड, हम प्रवेश कर गए ऐतिहासिक काल में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे लगभग 600 बीसी से लेकर 712 ईस्वी तक, ये 1312 साल का जो पीरियड है, इसी को आप क्या कहेंगे? हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। और ध्यान रखेंगे जैसे ही हम पहुंचेंगे 712 ईस्वी में, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 712 ईस्वी में ही हमारे देश पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण होगा। और हम सब जानते हैं जो कौन करेगा? मोहम्मद बिन कासिम। और वो आएगा कहां से? अरब से। और जैसे ही हिंदुस्तान पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम करेगा, बस वहीं से हम पढ़ना शुरू करेंगे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत को। और मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान में आने से लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब के मरने तक, यानी 1707 ईस्वी तक का ही जो पीरियड है, उसे आप किसमें पढ़ेंगे? मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, जिसमें मेजरली दो मेजर पार्ट्स होंगे, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल वंश या मुगल डायनेस्टी। और उसके बाद जैसे ही मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ होगी 1707 ईस्वी में, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे वहीं से शुरू होता है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। और 1707 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है वही क्या कहलाता है? मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत, जो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले 1707 से 1857 तक, जिसमें आप पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, और इसी पीरियड में आप पढ़ेंगे राइज ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का उत्कर्ष। उसके बाद 1857 में हम पढ़ेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह से लेके 1947 तक का ही जो 90 साल का पीरियड है, इसी को आप क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं 1857 से 1885 तक कुछ और मूवमेंट्स होंगे, लेकिन हम सब जानते हैं 1885 में स्थापना होगी किसकी? कांग्रेस की। और कांग्रेस की स्थापना से लेकर हमारी आजादी तक या स्वतंत्रता तक का ही ये जो पीरियड है, यही क्या कहलाता है? इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल।
सर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री भी होगा क्या? बेटे आप ये चेक कीजिए पहले, ईपीएफओ में जो जो सिलेबस है केवल वो होगा ईपीएफओ के बैच में, बाकी जो जीएस का बैच है उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। जी, ईपीएफओ वाले स्टूडेंट्स जो ईपीएफओ बैच में हैं तो ध्यान रखेंगे, आपको जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, जो आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, वो केवल कौन सा पार्ट है? 1885 से लेके 1947 तक का पार्ट। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, वो कांग्रेस की स्थापना से लेकर हमारी आजादी तक का पीरियड है, जिसको आप केवल और केवल एक यूनिट बोल सकते हैं। तो आपको पूरे के पूरे इतिहास का 10% पार्ट भी नहीं पढ़ना है, या केवल 10% पढ़ना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना होगा? केवल इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। आपको केवल और केवल हिस्ट्री में यही पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के अलावा आपको एक भी चीज एक्स्ट्रा इतिहास में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी जो जीएस स्पेशल वाले बैच है वो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे जो अभी हमने डिस्कस की है, और ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन इन सारी की सारी चीजों में केवल वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जो आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए क्या होती है? हेल्पफुल रहेंगी, वो चीजें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सारी की सारी चीजें अगर हम बात करें तो वो हम कवर करते हैं किसमें? हिस्ट्री स्पेशल बैच में। लेकिन 100 बातों की एक बात जो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि हम आपको जितना मर्जी पढ़ा दें, करियर विल ऐप से आपको जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपके क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे, आपके एग्जाम तभी क्वालिफाई होंगे, है ना, जब आपको सेल्फ स्टडी करनी आती होगी। जो लोग इस अवधारणा में रहकर करियर विल पर बैच परचेज करते हैं, देखिए ना तो है ना मैं ये बात बोलूंगा आपको कि हम आपको सिलेक्शन देंगे, ना ही यहाँ पर ये और कोई टीचर बोलेगा। हम केवल और केवल आपको सिलेक्शन लेने में मदद करने के लिए है, और मदद उसी की जाएगी, और मदद उसी की होती है जो व्यक्ति खुद भी हार्ड वर्किंग हो, जो खुद भी मेहनती हो। अगर हम ही आपको पढ़ाते रह जाएं और आप खुद से कुछ भी ना तैयार करें, तो आप करियर विल क्या चाहे दुनिया के किसी भी चैनल से पढ़ लीजिए, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए जितनी मेहनत हम लोग आपके साथ करेंगे उसकी 3 गुना मेहनत आपको सेल्फ स्टडी में करनी होगी, तब जाकर आपको कहीं पर सिलेक्शन मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो ईपीएफओ वाले स्टूडेंट्स हैं वो केवल पढ़ेंगे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। बाकी जो जीएस स्पेशल वाले स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, और बाकी जो हिस्ट्री स्पेशल वाले स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। जिसको जितने की आवश्यकता है उतना पढ़िए, ठीक है। अब अगर आप ईपीएफओ में एडमिशन लेकर मुझे ये बोले कि हमें तो पूरा का पूरा इतिहास पढ़ा दो, तो सॉरी, है ना, जिसको जिस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, जिसको जितने की आवश्यकता है वो उतने की बात करेगा। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू, एक ओवरऑल व्यू जो हमने इंडियन हिस्ट्री का डिस्कस किया कि यही